नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान अदलिया से क्यों नाराज़ हैं, चीफ जस्टिस की तब्दीली की कहानी क्या है, वो कौन सा अदालती फ़ैसला है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत नागवार गुजरा, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस में क्या ख़ास किस्म की इत्तला पहुँचाई गई, इस इत्तला पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या फैसला किया, मियां नवाज शरीफ को इस खबर के मुतल्लिक लंदन में जब पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था और शहबाज शरीफ का किस नोयत का एक नया खेल पकड़ा गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान अदलिया से क्यों नाराज़ हैं और चीफ जस्टिस की तब्दीली की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें कुछ नए नुकात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे नुकात हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब हुकूमती सतह पर इन नुकात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक भी है और एक आला अदालत के मुतल्लिक भी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आला अदालत के एक फ़ैसले पर पहली मर्तबा रिएक्ट किया है, पहली मर्तबा रद्द-ए-अमल दिया है। और आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैमरों के सामने और लोगों के सामने एक तरह से इनडायरेक्टली अदालत के फ़ैसले पर इजहार नाराज़ी भी किया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट था उसको कलअदम करार दिया था। ये पीटीआई का सबसे बड़ा और बहुत आप कह सकते हैं कि गेम चेंजर नोयत का मंसूबा था। इस मंसूबे के मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि ये ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकता है, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती थी। और इसी तरह 30-40 इंडस्ट्रीज़ के मुतल्लिक कहा जा रहा था कि उनको भी बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अब लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर पहली मर्तबा रिएक्ट किया है और 3 अहम इंकशाफात किए हैं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि रावी के ऊपर हम कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना रहे, यानी ये जो तासुर बनाया गया कि शायद हम दरियाए रावी पर और इस मकाम पर जहां ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है यहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर एक नया शहर आबाद कर रहे हैं और इस मंसूबे से रावी को महफूज बनाया जाएगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना था कि बेहतर माहौल के लिए हमने तो 10 अरब दरख्त भी लगाए, यानी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे, और रावी को हम हर कीमत पर बचाएंगे और इस पर हम बैराज भी बनाएंगे और रावी में जाने वाला जो सीवरेज का पानी है ये ट्रीटमेंट करवा के इसको साफ करवाया जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट को इनडायरेक्टली मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता गया, जिसके बायस पानी की किल्लत और गंदगी का सामना है और रावी के जो किनारे हैं वो सुकड़ते जा रहे हैं। एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी को गलत फहमी है कि लाहौर में ये रावी रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है ये किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए है तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि हम एक नया शहर बसा रहे हैं, इससे बैरूनी सरमायाकार यहाँ पे आएंगे, 30 से 40 इंडस्ट्रीज इसी प्रोजेक्ट की वजह से चलेंगी और इसके साथ साथ हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है और ये मुल्क के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये ऐलान भी कर दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिस तरह से रावी प्रोजेक्ट को कलअदम करार दिया, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लाहौर में खड़े होकर लाहौर हाई कोर्ट को इनडायरेक्टली मुखातिब करते हुए ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और अपना केस जो है वो अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे। बहरहाल अब बात करते हैं कि चीफ जस्टिस की तब्दीली की कहानी क्या है
और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि लंदन में एक इजलास के दौरान क्या दो गैर मामूली वाक़यात देखने को मिले और किस तरह की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। तो मामला ये है कि ये एक ऐसा इजलास था, इसमें एक बड़ा फैसला किया जाना था। मियां नवाज शरीफ ने इस इजलास को चेयर किया। मियां नवाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे थे और दूसरी जानिब पाकिस्तान से शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक थे, शाहिद खाकान अब्बासी शरीक थे, मरियम नवाज भी वीडियो लिंक पर शरीक थी। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद भी इस इजलास में शरीक थे। और इस इजलास के आप ये कह सकते हैं कि एजेंडे पर दो नुकात थे और दोनों नुकात ही बड़े ख़तरनाक नौयत के थे, क्योंकि शहबाज शरीफ जिस किस्म की गेम रावलपिंडी में चला रहे थे और जिस तरीके से वो ताकतवर हलकों के शहर के चक्कर लगा रहे थे और उनकी जो पुरस्कार सरगर्मियाँ रही थीं, उसके मुतल्लिक उन्होंने शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को ब्रीफ करना था। और इस हवाले से दो नुकात ऐसे थे जिन पर शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग देनी थी। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ ने तहरीके अदमे एतमाद के मुतल्लिक नंबर गेम पूछी शहबाज शरीफ से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, क्योंकि तासुर ये बनाया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कि तहरीके इंसाफ के कम से कम 6 अरकान ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान से और तहरीके इंसाफ की मरकज़ी क़यादत से नाराज़ हैं। ये 6 अरकान तहरीके अदमे एतमाद के हक़ में वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे। फिर काफ लीग के 2 अरकान के मुतल्लिक ये कहा गया कि उन 2 अरकान से नून लीग की मरकज़ी क़यादत की मुलाकातें हुई हैं और ये 2 अरकान भी तहरीके अदमे एतमाद के हक़ में वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे। फिर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है इसके मुतल्लिक अब ताज़ा फिगर ये लाया गया कि 9 के करीब अरकान ऐसे हैं जो कि हम ख्याल बन चुके हैं और ये 9 के 9 अरकान ऐन उस मौके पर जब ऑपोजिशन तहरीके अदमे एतमाद का मूव करेगी और तहरीके अदमे एतमाद लाएगी तो ये अचानक तहरीके इंसाफ से टूट कर तहरीके अदमे एतमाद के हक़ में वोट दे देंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट दे देंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मियां नवाज शरीफ बड़े डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से इस हुकूमत को भेजना है। तो वो पूरा ये जो एक सियासी जोड़ तोड़ है और ये जो नंबर गेम है इसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ से और अपने जो पार्टी रहनुमा हैं उनसे फीडबैक लेना चाहते थे कि आखिर ये तहरीके अदमे एतमाद हम किस वक्त लाने की पोजीशन में होंगे। और बहुत ही अहम और बहुत ख़तरनाक नुक्ता ये भी था कि इसी इजलास में मियां नवाज शरीफ ने ये भी पूछा कि माइनस इमरान खान फार्मूले के ऊपर क्या पेशरफ्त है, क्योंकि एक इस तरह का तासुर बनाया गया और इस किस्म की इतलात फैलाई गई कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील के तहत माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम हो रहा है और ये जो तहरीके अदमे एतमाद आएगी ये बुनियादी तौर पर माइनस इमरान खान फार्मूले के लिए आएगी और तहरीके अदमे एतमाद के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फारिग हो जाएंगे और उसके बाद PTI का ही कोई और रहनुमा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और 6 माह के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवंबर 2022 में रिटायर होना है और सितंबर के मुतल्लिक कहा गया कि सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। ये अफवाहें फैलाई गई, इस तरह की इतलात फैलाई गई मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के जो करीबी हल्के हैं उनकी जानिब से भी, PDM के प्लेटफॉर्म से भी इसी किस्म की इतलात लीक की गई। और फिर पीपल्स पार्टी में तो बिलावल भुट्टो ने बराह रास्त ये दावे किए कि अगर हम तहरीके अदमे एतमाद लेके आते हैं तो ताकतवर हल्के इस मूव को सपोर्ट करेंगे। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी इसको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन से भी कुछ हल्कों ने जोड़ा और कुछ हल्कों ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती, इसका इस पूरी सूरत हाल से एक गहरा ताल्लुक होगा। क्योंकि अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद एक्सटेंशन नहीं लेते या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको एक्सटेंशन नहीं देते तो फिर 29 नवंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करना है। 5 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उनमें से एक को आर्मी चीफ बनाना है और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना है और 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स में जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा शामिल हैं, जनरल अज़हर अब्बास शामिल हैं, इसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद शामिल हैं और जनरल नोमान महमूद शामिल हैं,
जनरल फैज़ हमीद जो साबिक DGISI रहे, इस वक्त पेशावर की कोर कमांड कर रहे हैं, वो भी सीनियरिटी में 5वें नंबर पर हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में जब शहबाज शरीफ से फीडबैक मांगा गया कि अच्छा अब आप बताएं कि हम तहरीक अदम एतमाद कब लाएंगे और क्या हमारे पास नंबर पूरे हैं और क्या इस्टेब्लिशमेंट माइनस इमरान खान फार्मूले को सपोर्ट करेगी और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, तो शहबाज शरीफ ने एक ऐसा फीडबैक दिया जो मियां नवाज शरीफ के लिए बड़ा मायूस कुन था। बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि दिल गिरफ्ता थे मियां नवाज शरीफ उस फीडबैक पर, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मेरे जो राब्ते रहे इस्टेब्लिशमेंट से, मुझे इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई मस्बत पैगाम नहीं मिला कि इस तहरीक अदम एतमाद को कोई इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी या इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में कोई हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे और हमारी जो एक एफर्ट है हुकूमत गिराने के लिए वो कामयाब हो जाएगी। ना तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हमें वोट देने के लिए तैयार हैं, ना उनको कहीं से कोई इशारा आया है। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी किस्म का इशारा नहीं है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देना है। और इसी तरह जहांगीर तरीन ग्रुप भी उस वक्त तक तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट नहीं देगा जब तक उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई वाज़े इशारा ना मिले। तो उनको तो छोड़ के मुझे भी अब तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई मस्बत जवाबी पैगाम नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि ये तहरीक अदम एतमाद से जान छुड़ाएं। तहरीक अदम एतमाद हम लेके आए तो बुरी तरह हम पिट जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद के पिटने की सूरत में, नाकाम होने की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद मजबूत होकर उभरेंगे। और उसके बाद फिर यह फैसला किया गया कि अब ये तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी। बहरहाल अब बात करते हैं कि चीफ जस्टिस की तब्दीली की कहानी क्या है, और साथ ही आपको एक और जो हाई प्रोफाइल मीटिंग है, बहुत अहम और हसास नौयत का एक इजलास है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करते हैं। और ये जो इजलास था, इसमें 8-10 ताकतवर वज़रा शरीक थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाहिर है कि जिस मौके पर ये इजलास की सदारत कर रहे थे, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुबैना डील के हवाले से कुछ अफवाहें भी फैल रही थीं, कुछ इतलात भी फैलाई जा रही थीं, और ख़ुद हुकूमती वज़रा भी इन इतलात पर रिएक्ट भी कर रहे थे। और फवाद चौधरी और शहबाज गिल के ज़रिए कुछ स्टेटमेंट्स भी दिलवाए गए थे कि हाँ, शरीफ फैमिली ने 4 शरीफों के लिए इस्टेब्लिशमेंट से डील मांगी है। इसका मतलब है कि हुकूमत के पास कोई ना कोई इतला और ठोस इतला मौजूद थी कि इस किस्म की डील के लिए शरीफ फैमिली कोई कोशिश कर रही है। तो इस पूरी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 3 वज़रा ने सवालात किए बराह रास्त, और उनसे पूछा कि ये जो फवाद चौधरी ने बयान दिया, फिर शहबाज गिल ने बयान दिया, तो अब आप ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके किस किस्म के ताल्लुकात हैं, क्योंकि ये जो अफवाहें हैं तहरीक अदम एतमाद और माइनस इमरान खान फार्मूले के मुतल्लिक, ये अफवाहें बड़ा ज़ोर पकड़ रही हैं, बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। हमारे वज़रा भी इसके मुतल्लिक बयानात दे रहे हैं। तो आप बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं। अब ये जो पहला सवाल था, यानी कुल मिलाकर 3 सवाल किए गए। पहले सवाल के जवाब में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि आप इन ताल्लुकात पर फोकस ना करें, मैं जानता हूं कि मेरे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे खिलाफ किसी मूव को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे या मेरे खिलाफ अपोजिशन के किसी कदम को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो। दूसरा, उनसे ये पूछा गया कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो माइनस इमरान खान फार्मूले की बात की जा रही है, और इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं, एक दावा अबूरी हुकूमत के मुतल्लिक भी किया जा रहा है, तो इस पर आपके पास किस किस्म की इतलात हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जब अपोजिशन ने कानून साजी रोकने की कोशिश की थी, कौमी असम्बली में अपोजिशन नाकाम हुई, मिनी बजट को पास होने से रोकने की कोशिश की अपोजिशन ने, दोबारा वो नाकाम हुई। तो ये तहरीक अदम एतमाद ये किसी भी सूरत नहीं लाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, और इनको ये भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी भी सूरत इनको किसी भी किस्म का रिलीफ देने के मूड में नहीं है। लेकिन एक और सवाल फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से किया गया, और ये सवाल थोड़ा पेचीदा नोयत का था, आप कह सकते हैं थोड़ा सा हट कर था। तो प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया गया कि अच्छा ये बताएं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान भी जमा हो गया,
7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान था। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शहबाज शरीफ फैमिली ये जो शवाहिद हैं इनको काउंटर भी नहीं कर रही, जो उनसे सवालात किए जाते हैं उनके जवाबात भी नहीं दे रही। तो फिर शहबाज शरीफ को आखिर कौन बचा रहा है? कोई ना कोई तो पुरअसरार ताकत है, अदालत है, या ताकतवर हल्के हैं, या कोई ना कोई तो ऐसी कुव्वत है जो शहबाज शरीफ को इतने संगीन किस्म के करप्शन के इल्ज़ामात और उन इल्ज़ामात के इतने ठोस शवाहिद होने के बावजूद बचा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का केस ओपन एंड शट केस है और ये एक ऐसा केस है जिसके मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि शहबाज शरीफ एक मरतबा भी ये जवाब नहीं दे सके कि उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं ये कैसे हुई। 20-20 हज़ार रुपये लेने वाले जो मुलाजमीन थे उनके अकाउंट्स में 60-60 करोड़ रुपए कैसे आए। लेकिन अब अगर अदालतों की जानिब से उनको रिलीफ मिल रहा है और अदालतों की जानिब से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप इस मामले पर फोकस करने के बजाय मीडिया पर यह जंग लड़ें, बार बार हार्ड हिटिंगली ये सवाल करें कि शहबाज शरीफ बताएं कि उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में जाली ट्रांजैक्शंस के जरिए 60-60 करोड़ रुपए कहां से आए, ताकि कम से कम मीडिया के फ्रंट पर और आवाम के फ्रंट पर तो हम इनको एक्सपोज करें। अदालतें अगर इनके खिलाफ फैसले नहीं देती तो ना दें। बहरहाल अब बात करते हैं कि चीफ जस्टिस की तब्दीली की कहानी क्या है और अगले 4 चीफ जस्टिस कौन होंगे, और जब 2023 और 2028 के इंतखाबात होंगे तो उस वक्त कौन चीफ जस्टिस होगा, क्योंकि ये इशू बहुत ही अहम है। तो मामला ये है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद, ये 1 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे और इनके बाद 2 फरवरी को जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे और उसके बाद 16 सितंबर 2023 तक जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस रहेंगे। यानी जब 2023 के इलेक्शन होंगे, जो कि अगर अपने वक्त पे हुए तो जुलाई या अगस्त में एक्सपेक्टेड हैं, तो इसका मतलब यह है कि 2023 के इलेक्शन के वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस होंगे। और जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुतल्लिक आपको ये भी बताएं कि इन्हें साल 2004 में लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया था और नवंबर 2007 में इन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के जो पीसीओ था, जो इमरजेंसी थी, उसके तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया था। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे और वो 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज रहेंगे। और जस्टिस फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस मुकर्रर हो जाएंगे और वो 4 अगस्त 2025 को रिटायर होंगे और उसके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो हैं ये 27 नवंबर 2027 को रिटायर होंगे और इनकी जगह फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं ये 13 सितंबर 2028 को रिटायर होंगे। इसका मतलब यह है कि 2028 का इलेक्शन इनके टेन्योर में हो सकता है और उनकी जगह जस्टिस याया आफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे और इनके टेन्योर में भी अगर इलेक्शन 1-2 महीने लेट होता है 2028 का, तो वो फिर जस्टिस याया आफरीदी के टेन्योर में होगा और 22 जनवरी 2023 को जस्टिस याया आफरीदी रिटायर होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।